गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा डिले हो गया बेटा, किसी काम से बाहर गया हुआ था मैं, तो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो क्विकली शुरू करते हैं हम। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलो, तो बेटा पिछली क्लास में हमने एक पोर्शन देख लिया था कि पोटेंशियोमीटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसकी वर्किंग किस पे बेस्ड है और वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारा पोर्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। बेटा आई होप क्लियर है। तो मैं एक बार क्विकली रिपीट करता हूँ क्योंकि सेम चीज हमें बार बार नीड होगी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एक बात दिमाग में बिठा लो, पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। मेन रीजन ये है कि आप में से जितने बच्चे यहाँ मौजूद है उनमें से मान के चलो 1/3 बच्चों का प्रैक्टिकल 100% आएगा ये। अब मैं ये नहीं कह सकता किसका, बट किस 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव द पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल। और जब आ जाएगा तुम्हें याद आ जाएगा, सर बोलते थे कि हम में से एटलीस्ट 1/3 बच्चों को पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल आ जाने वाला है। सो कंसिडरिंग दैट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा ना, इसलिए अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अब ऑब्वियसली किस्मत नहीं है तो कई बच्चों की नहीं आएगा, बट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक बच्चा 2 प्रैक्टिकल आते हैं एक बच्चे के, तो दो में से एक प्रैक्टिकल की हाई प्रोबेबिलिटी के साथ पोटेंशियोमीटर रहता है। और स्कूल में ऑन एन एवरेज मान के चलो आउट ऑफ जितने स्टूडेंट होते हैं अराउंड 1/4 to 1/3 स्टूडेंट गेट पोटेंशियोमीटर, वन ऑफ द पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल एटलीस्ट। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ प्रैक्टिकल में आपके 10 नंबर का साधन नहीं है, मतलब जुगाड़ है पूरा पूरा। तो ये बात समझने की है हमें। शुरुआत कहाँ से की हमने हमने बेटा सीखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल टर्म। आप क्या करो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ बेटा, मान लो मार्केट से आपने कोई आइटम मंगवाया, सिलेट से कोई चीज मंगवाई आपने, और जैसे कि मैंने बताया 20 पेन्स का पैकेट था और वो आपको 80 रुपीज पे पड़ा। तो मतलब आपको समझ में आ गया 4 रुपए का एक पेन है। तो अकॉर्डिंगली यदि आप सेलर है तो आप सेल करने की प्राइस रख सकते हो कि एक पेन मुझे 5 रुपए में बेचना है तो 1 रुपए अर्न हो जाएगा पर पेन पे। तो ये कब निकाल पाए तुम, जब एक पेन का पता चला लेट से। तो हमने क्या किया, जितनी हमारी पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने एल लेंथ से डिवाइड करके पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाल लिया। बात समझ आ रही है हम बच्चों को? यस सर। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, पोटेंशियल मेजर करके डिवाइड करके। वो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कुछ ऐसा मत समझो, जो मैंने सिखाया कि 20 पेन की प्राइस पता है तो 1 पेन की कितनी है, दैट्स इट। तो मतलब वी एल लेंथ का पोटेंशियल पता है तो यूनिट लेंथ का कितना है, मतलब 1 लेंथ का कितना है। अब तुम्हें 1 लेंथ का पता है तो किसी भी लेंथ का हम निकाल लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द लेंथ। वेरी सिंपल प्रोसीजर बेटा। उसके बाद हमने सीखा पोटेंशियोमीटर कंप्राइज ऑफ 2 सर्किट्स, वन इज नॉन एज प्राइमरी एंड द अदर इज नॉन एज सेकेंडरी सर्किट। बेटा ये अपना प्राइमरी सर्किट इज ऑलवेज फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपका प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम ही होने वाला है, चाहे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आप करो। आगे भी मैं इसको बता दूंगा कैसे सेम रहता है बेटा। तो एक बैटरी की रियोस्टेट और वायर होगा। ये वायर एक्चुअल में ऐसे बेटा तार बाई तार होता है, एक बड़ा सा बोर्ड होता है लकड़ी का, उस पर ऐसे वायर वायर लपटे होते हैं। एंड अदर थिंग, वी कंस्ट्रक्ट अ सेकेंडरी सर्किट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमें ईएमएफ निकालना है तो हमने सेकेंडरी सर्किट बनाया और इसकी वर्किंग को समझा।
अब वर्किंग में क्या था, हम किसी पॉइंट पे टच करते हैं, डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आता है, किसी और पॉइंट पे टच करते हैं, डिफ्लेक्शन अपोजिट आता है, तो उनके बीच में कहीं जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। जहां जीरो डिफ्लेक्शन आया उसकी लेंथ को मेजर करते हैं और उतनी लेंथ का पोटेंशियल ही हमारा एक्चुअल में ईएमएफ होता है। एंड दिस इज व्हाट वी made इक्वेशन E इक्वल टू x टाइम्स L, दैट इज L लेंथ यदि बैलेंस लेंथ है तो ईएमएफ कैन बी रिटन एज x मल्टीप्लाई बाई L। तो बेटा यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आस्क, देन आई विल बी मूविंग अहेड। हमें कुछ भी पूछना हो रिलेटेड टू दिस, जस्ट एक बार पूछो तो मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा, कुछ भी हमें पूछना हो तो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड एंड वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ इट, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। डन है सर एक बार सर पहले वाली स्लाइड खोल दो। अच्छा, कुछ लिखना बच गया था क्या? सर डायग्राम की सर मार्किंग करना भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे सर मैंने बेसिक फोटो है। ले ली, सब बाद में कर लूंगा। हाँ बेटा, वैसे बेसिक है, मैं नोट्स भी अपलोड करता हूँ डेली, आप उसमें भी देख सकते हो बेटा, अपने नोट्स अपलोड रहते हैं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी बाय द वे छूट जाता है तो एक बार के लिए ना। यस सर। चलिए, तो बेटा ये सारी प्रोसेस हो गई थी। अब आइए फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो जिसको वैसे यूज सीख ले, इसी के बेसिस पे है बेटा, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ। तो ये हमारे एग्जाम में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है बेटा, जिसमें हम जनरली स्कूल में आप देखोगे तो दो सेल लेते हैं हम, एक आपका लेक्लांशी शेल होता है, एक डेनियल शेल होता है। क्या है, बस नाम है सेल के, बनते कैसे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखते हैं हम इनके बारे में, सीखते केमिस्ट्री में, काम फिजिक्स में लेते हैं ना। ऐसा समझो दो बैटरी है बस, और कुछ नहीं है बेटा। जो अपने को सीखना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आएंगे, वो प्रैक्टिकल में बस नाम ध्यान रखना होता है बेटा, यहाँ कोई काम का नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली से इंडिपेंडेंट है। कैसे करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ? तो पहले तो सर्किट समझो कैसे बनता है बेटा आप सभी। तो प्राइमरी सर्किट तो फटाफट से बना दो सर, इतनी बार बता चुके आप प्राइमरी सर्किट में रहता है, तो भी हम नहीं बनाएंगे क्या? बिल्कुल बना देंगे। लो देखो बेटू, क्या कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, हमने प्राइमरी सर्किट बना दिया, हमेशा सेम, एग्जैक्ट सेम। अब बेटा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स या टू बैटरी है बेटू, तो क्या करना होगा? अब हमें यहाँ पे दो सेल जिनका ईएमएफ निकालना, उनका सेकेंडरी सर्किट बनाते हैं। कैसे? देखो बट ये याद रखना पड़ेगा बेटा हमें। ठीक है, और यहां से इनके कॉमन पॉइंट्स से एक गैल्वेनोमीटर और जो कि अटैच गैस साइड कर सकते हैं, जिसको दिस वी विल कॉल E1, दिस वी विल कॉल E2, दिस K1, दिस इज K2। तो ये सेकेंडरी सर्किट इन सबका मिला के बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन K1 ऑन है या K2 ऑन है, सर्किट अपना बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताओ, यदि K2 को मैं ऑफ रखूं, मतलब इसको ऑफ रखूं और इसको ऑन कर दूं, तो कौन सा सेल सर्किट में आ जाएगा सेकेंडरी में? सर E1। E1 आ जाएगा, क्योंकि E1 के से यहाँ को ऑन कर दिया, और यदि E1 को ऑफ रखूं तो बेटा इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये वाला सर्किट में आ जाएगा। तो यही प्रोसीजर होती है। हालांकि इनको देखो बनाने के लिए से बनाते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन किसको हम स्विच ऑन कर रहे हैं, वो अपना सर्किट में आ जाता है। तो अगेन प्रोसीजर क्या होगी बेटा? अब देखो बनावट वगैरह हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, आई होप यू कैन एक्सप्लेन दिस इन द वर्ड्स कि दो सेल E1 E2 आर कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट एज शोन, two cells of EMF E1 and E2, मैं लिख देता हूं, are connected as shown। ठीक है, अब क्या करें बेटा? वर्किंग वही होगी। वर्किंग को मैं शॉर्ट में, एक पहली स्टेप में बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, हमें उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वैसे जनरली हमें ये दिया होता है, नहीं दिया होता तो हमें देना पड़ता है। find potential gradient, let's say that is x equal to v upon l। हमें जरूरत नहीं होती वैसे इसकी, बट हमें मानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना होगा तो हम कर लेंगे। डन। देन व्हाट विल डू, क्लोज
K1, मतलब K1 को क्लोज कर देंगे। तो बेटा K1 को क्लोज करते ही इवन सर्किट में आएगा हमारा, एंड वी विल से क्लोज K1। लेट्स से लेट बैलेंस लेंथ इज L1। तो बेटा यदि K1 को क्लोज करने से बैलेंस लेंथ L1 आई, देन कैन आई राइट E1 इक्वल टू टाइम L1? बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? सोचो एक बार। हम ऑलरेडी पिछली बार सीख चुके हैं कि यदि L लेंथ बैलेंस लेंथ आती है तो व्हाट इज EMF? सी दिस, यदि L लेंथ बेटा यस सर। बैलेंस लेंथ होती है यस तो सर। EMF होता है XL। तो यहाँ पे भी हमारी L लेंथ की बैलेंस लेंथ है, तो EMF क्या हो जाएगा? XL1। XL1। इसी तरह बेटा क्या करेंगे, देखो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी। बेटा स्टेप बाय स्टेप जानकर लिख रहा हूं, तुम्हें याद करना आसान होता है। K1 को अब ओपन कर दो और K2 को क्लोज कर दो। ओपन K1 एंड क्लोज K2। तो हम K2 को क्लोज कर देंगे। तो बेटा जैसे ही K2 क्लोज, कौन सा सर्किट आ जाएगा, कौन सा सेल? E2 पाथ में आ जाएगा, और इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो दिस केस में हम क्या कहेंगे, एंड लेट बैलेंस लेंथ इज L2। बैलेंस लेंथ इज L2। तो यहाँ पे E2 को क्या लिखा जा सकता है बताओ? E2 इक्वल टू XL2। XL2। बिल्कुल बढ़िया। क्या करो, देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, दिस इंप्लाई E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज द सिंपल रूल, सिंपल लॉजिक जो याद रखना है। सी वी कैन इजीली कंपेयर द EMF। बताओ कैसे, क्या मैं बोल सकता हूँ कौन सा बड़ा होगा? यदि L1 बड़ा है तो विच वन इज लार्जर, E1 और E2? यदि L1 इवन। लेंथ बड़ी है तो E1 बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन है कि कौन सा लगभग कितने टाइम्स बड़ा या कैसे। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, L1 L2 निकाल के, रेशियो निकाल के बता देते हैं कि ये इसका इतने टाइम्स है। दैट्स इट, दैट इज द कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन जानना है। दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑन कंपैरिजन। तो बेटा क्विकली एक बार इसमें कुछ पूछना है तो बेटा पूछो। यदि हमें कोई डाउट है तो लिखते हुए भी, एक बार कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछो। क्विकली फटाफट से इसको नोट डाउन करो, देन फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे। जल्दी से करो जरा। सर डायग्राम बनाना है क्या? हाँ डायग्राम बनाना है बेटा, जल्दी से बनाओ, डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है।
बेटा बिल्कुल बेसिक है, बहुत सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है। मतलब इसका क्वेश्चन बड़ा होता है, सॉल्यूशन एक लाइन का होता है इसके, इस पे यदि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है तो, बट इसकी वर्किंग पूछते हैं आपसे, जो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। और ये बहुत सिंपल है, हमें पता है E इक्वल टू एक्सएल होता है, देन जस्ट अप्लाई E इक्वल टू एक्स, L1 लेंथ है तो L1, L2 लेंथ है तो L2, और E1 बाई E2 आ जाता है ना। यदि कर लेते हो तो एक क्वेश्चन भी कर लो फटाफट लो, और एक छोटा सा क्वेश्चन करो, बहुत छोटा सा है। यूजिंग पोटेंशियोमीटर EMF cell is obtained as 5 volt and balanced length is 40 centimeter. Using same potentiometer, balance length for other cell is कितनी ले 60 ले लो, 60 सेंटीमीटर। फाइंड EMF ऑफ न्यू सेल। मतलब बिलीव मी इसका क्वेश्चन बड़ा होता है, सॉल्यूशन 2 लाइन में हो जाएगा, 2 लाइन भी नहीं लगेगी। So 15. बेटा ढंग से अप्लाई करो इक्वेशन, 15 तो किसी एंगल से नहीं आएगा, गड़बड़ ना करो। सर 3.75। ना बेटा देखो, So ज्यादा 10 by लेंथ पे 3. है, ज्यादा लेंथ पे है तो क्या ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, 5 से ज्यादा आना चाहिए आंसर। कैसा काम कर रहे हो? अरे 40 पे 5 था, 60 पे क्या 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए? सर 7.5 आ रहा है। हाँ 15/2। हाँ कम से कम इतना लॉजिक ही लगा लो, बताओ। सर 7.5 सही है। हाँ 7.5 से, अरे ओरल है ये, सीधा दिख रहा है सामने। मैं तो क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगाया, सॉल्यूशन इसका 1 लाइनर भी नहीं है। चलो बेटा देखो, मतलब मुझे तो बताते भी शर्म आ रही है, क्या करूं। E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 मान लो 5 है, E2 निकालना है, L1 5 के कोरिस्पॉन्डिंग 40 है और L2 60 है। बस निकाल लो, अब क्या बताऊं, बताओ। ये भी कोई करने लायक सवाल हुआ क्या? डन? यस सर। अरे आ तो रहा है तुम लोगों को समझ में? बेटा देखो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जीरो माइंड एप्लीकेशन। सर ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे क्या? क्या? सर ऐसे न्यूमेरिकल। हाँ एक आध आता है बेटा छोटे नंबर में, बाकी मैं बता रहा हूँ वर्किंग पूछी जाती है इसकी वर्किंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना। यस सर। और कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं जिनमें KVL KCL यूज करना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं बेटा, तुम्हें ये एक्स निकालने में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कई बार मेहनत करनी पड़ती है। कैसे कि जैसे इस बी की वैल्यू दे देंगे बैटरी की, इस रियो स्टेट का रेजिस्टेंस दे देंगे और इस वायर का रेजिस्टेंस दे देंगे, फिर तुम्हें इस लूप में करंट निकालना पड़ेगा पहले तो, फिर करंट निकाल के पोटेंशियल निकलेगा। तो वो मेरे ख्याल से कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आपको सब यदि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है, तो क्या करंट निकाल सकते हैं लूप में हम?
यस सर। और फिर वो उस तरह से हो जाता है ना। डोंट वरी, विल डू दिस, डू नॉट वरी अबाउट दिस। कैसे दो डिवाइसेज के अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, वी विल लर्न अबाउट दिस। वैसे आपको आता है, बट वी विल सॉल्व 1 or 2 more प्रॉब्लम्स आफ्टर सम टाइम। आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो बेटा ईएमएफ निकाल लिया, और ईएमएफ यदि निकाल सकते हैं तो हम क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी इजीली निकाल सकते हैं। आपका ईएमएफ जैसे आपको पता चल जाता है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा। और वो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले सर्किट बताओ, एक चीज सभी बना सकते हो मेरे बिना बताए, क्या क्या बन जाएगा मेरे बिना बताए, जल्दी से बोलो। प्राइमरी सर्किट। हाँ, उसके लिए करने की जरूरत है क्या, बोलो। ये लो, नो सर। ये लो, बार बार क्या बताना बेटा, सेम चीज तो रिपीट कर रहा हूं मैं। एक भी सर्किट में चेंज नहीं किया मैं प्राइमरी सर्किट। अब के बार क्या बेटा, सेकेंडरी सर्किट में देखो एक नया करना पड़ेगा। ये कोई बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है बेटा, आरबी, एंड वी अप्लाई ए की K1 हियर। और इनके कॉमन पॉइंट से अपन जो भी उसको गैल्वेनोमीटर और जो भी को लेके आ जाते हैं ऐसे। व्हाट इज दिस आरबी, हम लिखते हैं बेटा इसके बारे में। तो ये ई हो गया, ये आर हो गया, छोटा आर और ई। सर कंप्लीट सर्किट डिस्क्रिप्शन आई होप वी कैन राइट। बस जो नई चीज है वो बता देंगे बेटा। ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, internal resistance R is connected in secondary circuit, and a resistance box is also connected as shown। एक छोटा सा बता दो बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। कभी तुमने देखा होगा फिजिक्स लैब में यदि गए हैं हम, तो एक ऐसा डब्बा टाइप से रहता है और उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे ऐसे लगे होते हैं लोकेट से ऐसे। क्या हो सकता है ओम का एक्सपेरिमेंट किया हो तब भी यूज में लिया हो इसको। कई स्कूल्स में पुराना डिवाइस ही यूज में लेते हैं बेटा ओम्स के एक्सपेरिमेंट में भी। आई होप यू हैव सीन दिस, कई कई बच्चों ने देख रखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, उसमें वैल्यू लिखी होती है 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 1000 ओम। तो जिसके इस बटन को ऐसा समझो, यहाँ एक बटन टाइप से होता है, उस बटन को तुम निकाल दो तो उतना रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है। मतलब ऐसा समझो दिस इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। उसको एक जिस बटन को निकालो उतना रेजिस्टेंस आ जाएगा, आपको अलग अलग रेजिस्टेंस के वायर नहीं जोड़ने पड़ते। क्या बात समझ आ रही है क्या? अरे सब देखोगे तो समझ जाओगे, ऐसा समझो रेजिस्टेंस ही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ रेजिस्टेंस। क्लियर? यस सर, ये देखा हुआ है सर। हाँ मैं लिख देता हूं, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका कोई रेजिस्टेंस वैल्यू है इसकी, है ना। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, सब देखोगे बेटा, नहीं भी देखा तो सब देखोगे, डोंट वरी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। अब देखते हैं बेटू करेंगे कैसे इसको। तो फिर से वही चीज बेटा, सबसे पहले स्टेप पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं होती, बट सिंस इसकी हेल्प से हम डेरिवेशन करते हैं, प्रैक्टिकल के टाइम तुम्हें ये नहीं निकालना होता। बट हम देखो इसमें भी क्या इसके फाइनल रिजल्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट काम आया क्या? नहीं आया ना, कट गया वो। दिख पा रहा है सबको? यस सर। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हें प्रैक्टिकल के टाइम निकालना नहीं पड़ता, बट सिंस हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ता है उस चीज को, क्योंकि इसी की हेल्प डिराइव होता है। बट प्रैक्टिकल का फाइनल आंसर के लिए हमें जरूरत नहीं होती इसकी। तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते ही नहीं है, सच बताऊं तो, है ना।
तुम निकाल सकते हो बट निकालते नहीं हो, जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट लेट्स से x, व्हाट विल बी x, v अपॉन l। बस हम इस x को काम लेंगे इसलिए लिख देते हैं बेटा, दैट इज इट, नथिंग एल्स। सेकेंड स्टेप क्या होगी, K1 को हमें क्या रखना है बेटा, ओपन, मतलब इसको क्लोज नहीं करना है ना, K1 को ओपन रखना है। K1 को ओपन रखते हुए लेट बैलेंस लेंथ इज L1। तो क्या मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू एक्स L1, बोलो सोच के, क्योंकि बेटा K1 यदि सर्किट में नहीं है तो क्या जहां बैलेंस लेंथ आएगी वो E को मेजर करेगी। थिंक अबाउट इट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यस सर। अब बेटू ध्यान से देखो, जैसे ही हम इस की को ऑन कर देते हैं, नाउ K1 इज क्लोज, मतलब ओपन का मतलब बोलना चाह रहे बेटा, गलती से भूल जाओ तो ऑफ का ऑफ और इसका मतलब ऑन है। K1 की मतलब स्विच ऑन है, ऐसा समझो कि की क्लोज का मतलब होता है स्विच ऑन होना। तो K1 जब ऑन कर देते हैं तो एक छोटा सा समझो यहाँ पे बेटा, मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, इस सेकेंडरी सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी जो हम ऑलरेडी पहले की चीजों में देखे हुए हैं। आर सर्किट में आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का जो भी रेजिस्टेंस होगा दिस विल कम इन द सर्किट, ये आप होगा, दिस विल बी स्मॉल रेजिस्टेंस आर। और मान लो बेटा कि इसके टर्मिनल वोल्टेज आपका V है, 0V 0V, तो टर्मिनल वोल्टेज V है और इस तरह से करंट आई जा रहा है। तो हमने वैसे ऑलरेडी सीखा है व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, क्या लिखते हो बेटा, V इक्वल टू E माइनस आई आर, सीखा था क्या किसी जमाने में? यस सर। यस सर। अरे ये सिखाया था, डिस्चार्जिंग भी समझ लो, छोटे डंडे से करंट जा रहा है, ये सब चीज सिखाई हुई है। तो V कैन बी रिटन एज E माइनस आई आर। एंड ऑल्सो बेटा इस ब्रांच पे KVL लग, इस ब्रांच पे अपनी इक्वेशन लिखो, इस ब्रांच पे, इस ब्रांच पे इक्वेशन लिखूंगा तो इस एंड पे देखो V है, प्लस से माइनस गया तो माइनस का आई आर इक्वल टू 0, तो यहां से करंट की वैल्यू आती है V बाई आर। तो ये दो इक्वेशन हमें काम आएगी। तो K1 यदि क्लोज है तो दो चीजें हमें पता है कि V की वैल्यू हम लिख सकते हैं E माइनस आई आर एंड I इक्वल टू V बाई आर। अब ये देखो ऑलरेडी सीखी हुई चीज है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे लिखा गया है। कुछ नहीं करना, मैं एक एंड पे 0 दूसरे पे V बोल रहा हूँ, इस ब्रांच के लिए इक्वेशन लिखो, एक साइड से शुरू की आ जाएगा, और इस ब्रांच के लिए इक्वेशन लिखो, ये आ जाएगा। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। क्लियर? लिख के देखना बेटा, खुद से आ जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा है। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। श्योर? यस सर। चलो बेटा बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो आई होप ये क्लियर है। अब देखो क्या होगा बेटा, जब मैं इसको बंद कर दूंगा बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स इसके साथ में आ जाएगा, तो जो बैलेंस लेंथ आएगी उस पे अब के बार बेटा हम E को मेजर नहीं करेंगे, उस पे बार अब के बार हम टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करेंगे, क्योंकि करंट जा रहा होगा इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह से। सो इन दिस केस potential drop will be equal to terminal drop, will be equal to terminal potential, and let balance length is L2, balance length is L2. So if balance length is L2 and potential difference will be equal to terminal potential, I can write V equal to XL2. Again समझे क्या हुआ? It's a little bit difficult to understand. बेटा ध्यान से समझो, जब हमारा सर्किट में करंट नहीं जाता था या केवल E1 होता था, ये वाला केस मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। देखो जब केवल ये दो थे और ये था, तो तब करंट जो आ रहा था बेटा वो 0 आ रहा था, और हमारा उस समय पे दोनों बैटरी का पोटेंशियल सेम होता है, तब ऐसा होता है, हमने सिखाया था आपको। या ऐसा समझ लो टर्मिनल की वैल्यूज दोनों तरफ सेम थी, तो तब करंट 0 था। बट अब हम अब के बार क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। अब के बार हम बोल रहे हैं कि करंट 0 नहीं है, तो क्या कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको भी बोल रहे हो और वही इधर भी होगा। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि इस केस में हमारे पास इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को लगाने की वजह से
हमारे पास करंट किसी भी हाल में जीरो नहीं होगा, तो इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप V होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप V जो होगा वो L2 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है मान लो, तो उस केस को हम बोलेंगे V इक्वल टू XL2। ये बात एक थोड़ी समझ आनी चाहिए बेटा। तो V इक्वल टू XL2, E इक्वल टू XL1। बस ये दो चीज पता चल गई तो हमारा काम डन है। कैसे, आइए समझते हैं। तो बेटा हमें पता चल गया V इक्वल टू XL2। What is V? V can also be written as E minus IR equal to XL2. What is I? I is V by R. And what is E? E equal to XL1. तो देखो बेटा क्या आएगा, XL1 minus XL2. This is equal to VR upon R. ठीक है, दिस इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर। अच्छा, v को और क्या लिख सकते हैं, XL2 ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लग दो इसकी वैल्यू। तो छोटा देखो क्या आ रहा है बेटा, XL1 माइनस XL2 अपॉन v इज XL2 मल्टीप्लाई बाई r। x से x कट गया, आंसर आया r का बहुत ही सिंपल, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू r। ट्रूली स्पीकिंग इन एग्जाम we are going to just find L1 L2 and we are going to find R। हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का कोई मतलब नहीं होता है, प्रैक्टिकल और एग्जाम से हम डायरेक्ट ये फाइंड करते हैं। बट हाँ, ये आया कहां से है ये बात पता होनी चाहिए। व्हाट इज L1? L1 जो लेंथ है वो स्टार्टिंग है जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को नहीं लगाया सर्किट में। L2 क्या है, जब रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में लगाया है। तो अगेन एक बार बेटा रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनो। जब रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है तो ये एकदम पुराना सर्किट है जो पहले करते आए हैं ईएमएफ मेजर करने का। तो हमने ईएमएफ निकाल लिया, L1 लेंथ बैलेंस आया। तो जब रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में लगा दिया तो अब के बाद बैलेंस पॉइंट आया, बट वो ई को नहीं बताएगा, वो बताएगा टर्मिनल वोल्टेज को। क्योंकि जब किसी सेल से करंट बहता है और उसका रेजिस्टेंस होता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ई नहीं होता बेटा, अलग होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो हम उसको लिख दिया। और ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर एंड आई कैन बी रिटन एज V बाई आर। इन सारी चीजों को यूज करके वी आर एंडिंग अप फाइंडिंग दिस इक्वेशन। क्या याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो क्विकली बेटा लिखो इसे, और किसी भी स्टेप को दोबारा मुझे एक्सप्लेन करना है, टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। लिखते हुए सोचो। If you want me to explain any step again, I will do that। तो क्विकली करो इसे जल्दी से। क्विकली बेटे राइट डाउन करो। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रिंक वाटर, कमिंग बैक इन अ मिनट। तो बेटा क्विकली वापस देखो बेटा, पहला सर्किट इज सेम, फाइंडिंग ईएमएफ, सिंपल सर्किट जो हम ईएमएफ के लिए यूज करते थे। जस्ट ए विल बी XL1, L1 लेंथ है तो, बट अगले समय पे आपका V विल बी इक्वल टू XL2, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। तो ये दिमाग में रखते हुए एक बार सोचो और बनाओ इसको।
सर डन। डन बेटा, गुड। हो गया बेटा, लिख लिया क्या हमने? यस सर। चलो बेटा, यस सर। चलो बढ़िया। ये लिखो क्विकली। सर, हाँ, जब करंट की डायरेक्शन ही नहीं गिवन होगी तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये डिस्चार्जिंग है चार्जिंग है? ये दी हुई है बेटा, ये मैं दे रखा हूँ ऐसा, ठीक है। और अगर सर गिवन नहीं होती होती तो फिर कैसे पता लगाएं? नहीं, इसमें बेटा हमें वो डिफ्लेक्शन जब देखेंगे ना बेटा, तो जीरो आएगा तब यही सिचुएशन बनेगी, है ना। इसमें बैटरी कैसे, इसमें एक ही बैटरी है बेटा, देख। तो एक ही बैटरी, तो क्या करंट उससे ही जाएगा केवल? एक से ज्यादा बैटरी होती है तो कंफ्यूजन करने की जरूरत है। एक ही बैटरी है तो हायर पोटेंशियल जिस साइड है, तो हायर पोटेंशियल इस तरफ है, तो बाहर में हायर पोटेंशियल जहां है उसकी करंट जाएगा ना। ओके सर। एक बैटरी होती है तो ऐसा ही होता है हमेशा। अभी बात करेंगे इस और पर अगर जरूर, अभी बताऊंगा मैं। इस डाउट को क्लियर कर देंगे, अभी आप क्विकली ये लिख लो, फिर क्लियर करते हैं इस डाउट को बेटा। ये बता दूं मैं एक छोटा सा टॉपिक, देन इस पे क्लियर कर दूंगा मैं आपका डाउट। सर डन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस दैट इज वी हैव सेलेक्टेड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। आर इज रेजिस्टेंस। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, कोई बताएगा? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? अरे अंग्रेजी के हिसाब से ही बता दो, कोई तो होगा जो बता सके। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? Observing क्या? ट्राई करो बेटा, कुछ भी रिलेटेड यदि आइडिया है तो। सर दांतों में होती है ना। हाँ, कुछ तो आया दिमाग में आया। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, कुछ कहीं से तो रिलेट तो किया। थोड़े से भी चेंजेस से इफेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ, कह सकते, गुड। और सर कोई कोल्ड चीज के टच में आने से। अरे वो तो दांत का है बेटा। सी बेटा, कोई भी चीज को यदि छोटी सर सी गेम के जैसे, कंट्रोल्स में होती है सर सेंसिटिविटी। हाँ, हम देखो डे टू डे लाइफ हम में भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है। जैसे हम कई बार नहीं बोलते कि वो पर्सन तो बहुत सेंसिटिव है, उसको थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो उसको चिढ़ मच जाती है वगैरह वगैरह, ये वो होता है कैसा। या कई बार हम होती है हमारी स्किन, कई बार हम बोलते हैं ना हमारी स्किन तो इस चीज से बहुत सेंसिटिव है, मतलब ये चीज टच भी हो गई तो हमें तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बेटा इनडायरेक्टली सेंसिटिविटी क्या होती है, एक पैरामीटर है जो डिवाइस की क्वालिटी को बताता है, ऐसा समझो बेटा। सेंसिटिविटी क्या बताती है?
मतलब सेंसिटिविटी जितना अच्छी होगी ना बेटा उतना हमारा डिवाइस अच्छा होगा, ये है मतलब। बात समझ में आ रही है? सेंसिटिविटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा क्या होगा? डिवाइस होगा। क्या ये बात क्लियर बैठ रही है बेटा? ये रूल है, ये लो कॉमन चीज है। हम जितना कम सेंसिटिव होंगे क्या उतना ही बेटर है। समझ पा रहे हो ना? यस सर। yes sir. तो उस सेंस में तो यस सर। जितनी डिवाइस अच्छी सेंसिटिव है, मतलब कहने का मतलब है सेंसिटिविटी क्वालिटी को बताते हैं। हम सेंसिटिविटी यदि डिवाइस की इंक्रीज कर सकते हैं मतलब हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट वी से फॉर सब डिवाइस के लिए बेटा ये अलग अलग तरह से होता है। पोटेंशियोमीटर के लिए हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये तो काम की बातें नहीं है अभी, डोंट वरी, इन सब पे नहीं जाने। काम की चीज जो अब लिख रहा हूं ये चीज समझ में आनी चाहिए। बाकी सेंसिटिविटी क्या है एक बार के लिए नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा ये सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाई जाती है। सो वी कैन से सेंसिटिविटी इफ आई एम डिनोटिंग बाय सिंबल एस हियर, it is inversely proportional to potential gradient, and we know that potential gradient is equal to V upon L. So we can say that sensitivity is directly proportional to length of the potentiometer wire. So what we say here, hence sensitivity can be increased by increase in length of the potentiometer wire. तो इसीलिए बेटा जो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर वायर की यूजुअली लेंथ कितनी होती है? 1 meter. 6 to 10। अरे बेटा 6 अच्छा, से 10 10 घेरे से। होते हैं। तो जो ज्यादा लेंथ, इवन 10 से ज्यादा का भी बनाओगे तो भी अच्छा और अच्छा बनेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है फिर बेटा वो जगह ज्यादा लेने लगते हैं ना। 10 का भी 10 वायर तो लिपेट ही दिए से, थोड़ी दूर में होते हैं बट वो इतना बड़ा लकड़ी का बॉक्स बन जाता है। तो हम उससे ज्यादा लेंगे तो और जगह घेरने लगेगा। तो जनरली हम 10 तक ठीक है अच्छा मानते हैं, बट और अच्छा बनाया जा सकता है हम नोट से लेंथ बढ़ा के। बट फिर अलग कॉम्प्रोमाइज भी आ जाते हैं कि पैसे भी ज्यादा नहीं लगने चाहिए और सब चीजें है ना। बट यदि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो क्या आंसर आएगा? By By increasing increasing length of wire. लेंथ ऑफ वायर, बिल्कुल बेटा। और या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके। क्लियर? आ रही है बात समझ में? 1 मार्क क्वेश्चन, सीधा 1 मार्क क्वेश्चन यहां से मिल सकता है कि सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, या फिर उसको लेंथ बदलने से क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलने से क्या होगा। सो आई होप दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। हमें केवल प्रोपोर्शनलिटी ध्यान रखनी है, बस हम आंसर कर पाएंगे। तो बस ये इतनी सी बात ध्यान रखने की है। तो ये फटाफट से बेटा नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर ये डाउट क्लियर करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला। तो जल्दी जल्दी बेटा ये लिखो फटाफट से सेंसिटिविटी पे।
सर डन। लिख लिया ही हो बेटा सबने? 2 मिनट सर। तुम्हारे डाउट्स को दूर करने के लिए सेल वाला एक क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बेटा, तो सब एक क्वेश्चन करो। एक बेटा सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, लेट्स से दिस इज ऑफ वैल्यू 10 वोल्ट और इसकी वैल्यू है बेटू 1 ओम, ठीक है, या इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। एक और सर्किट में लगा हुआ है, दैट इज कैपिटल आर, लेट्स से दिस इज 2 ओम, there is one more battery in the circuit having internal resistance and EMF 30 volt and 1 ohm, और ये सर्किट क्लोज है बेटा ऐसे। अब तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले तो करंट फाइंड करके बताओ क्या होगी। 1 बाय 1 सारी चीजें सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे करंट निकाले इस सर्किट में कितना होगा। जिसको जैसे डायरेक्शन माननी है मानो, केवीएल लगाओ, निकालो। 10 एम्पियर। क्या 10। ना, केवीएल लगाओ, आंसर निकालो। डायरेक्ट सॉल्व करने की चक्कर में ना रहे, गलत करोगे। यस रितेश, गुड। और बच्चे बेटा टेल मी व्हाट्स द करंट इन द सर्किट। बेटा ऐसा क्या पूछ दिया मैंने, ये वन लाइनर है। लेटेस्ट से मुझे नहीं पता और मैं करंट कैसे सर मानता 4 हूँ। एम्पियर। 4 नहीं बेटा 5 आना चाहिए, शायद गलती कर रहा है कोई। मान लो मैं तो करंट के डायरेक्शन से मान लेता हूँ कि करंट ऐसे जा रहा है, मुझे नहीं पता मैं सही मान रहा हूँ कि गलत, नेगेटिव आ जाएगा सही नहीं होगी तो। क्या करो बेटा, सबको सिखाया हुआ है माइनस प्लस, ये सर 5 आ रही है सर, मेरी हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक प्लस थी। माइनस, और रेजिस्टेंस में प्लस माइनस लगेगा करंट के डायरेक्शन से। तो देखो इसमें करंट यहाँ एंटर करेगा प्लस और माइनस, इसमें करंट यहाँ से एंटर करेगा प्लस माइनस, और इसमें करंट यहाँ प्लस माइनस। कहीं से भी शुरू हो जाओ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड और गोइंग लाइक दिस। तो सबसे पहले बैटरी मिली, पूछा प्लस से माइनस मतलब माइनस 30, फिर मिला रेजिस्टेंस प्लस से माइनस मतलब माइनस का आई, 1 ओम है तो माइनस का आई हो गया, करंट को आई माना तो। फिर मिला रेजिस्टेंस प्लस से माइनस माइनस का 2i, फिर मिला रेजिस्टेंस प्लस से माइनस माइनस का i, फिर मिली बैटरी माइनस से प्लस प्लस का 10 इक्वल टू 0, वापस ये आया। तो यहाँ से देखोगे तुम दिमाग लगाओगे तो वैल्यू आ रही है माइनस का 4i इक्वल टू 20, सो i कम्स आउट टू बी -5। आई की वैल्यू मेरी -i, हो सकता है तुमने करंट की डायरेक्शन उल्टी ली होगी तो +5 आया होगा। क्या ये बात समझ आ रही है क्या सबको? बेटा कर तो पा रहे हो कम से कम, ये तो कर पा रहे हैं यस हम। सर। यस सर। अब बेटा लास्ट आंसर माइनस आया, मतलब हमने डायरेक्शन सही नहीं ली थी, तो अब डायरेक्शन सही मान के नया सर्किट बना लो एक बार।
देखो दूसरा सर्किट बना रहा हूं मैं, दोबारा बस वही सर्किट बना रहा हूं, बट डायरेक्शन को मैं उल्टी करूंगा और मुझे करंट की वैल्यू अगली बार पता है कितनी है। तो बेटा एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है इस तरह से, और करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। एक्चुअल डायरेक्शन ये है, आप सबको पता है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, कौन सी डिस्चार्ज? कौन सी चार्ज हो रही है, कौन सी डिस्चार्ज? बताओ जल्दी से। सर ऊपर वाली Starting. चार्ज और नीचे बिल्कुल वाली नहीं पढ़ता। डिस्चार्ज। बेटा कितनी बार सिखाया तुम्हें, बैटरी के यदि छोटी डंडे की तरफ से कर जा रहा है, सो दिस इज डिस्चार्जिंग, मतलब करंट एंट्री छोटे डंडे से हो रहा है तो सर डिस्चार्जिंग। और यदि मैंने भी तो यही कहा। हाँ हाँ बेटा, बड़े डंडे से करंट हो रहा है तो चार्ज। चार्जिंग। तो कौन सी बैटरी चार्जिंग है? 10 volts. ये वाली। सर ऊपर वाली। और कौन सी डिस्चार्जिंग? सर 30 वोल्ट वाली नीचे वाली। मैं तुमसे पूछूं, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 30 वोल्ट बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 30 वोल्ट बैटरी, क्या आंसर करोगे? टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 30 वोल्ट बैटरी, सो व्हाट इज द आंसर? बेटा जब डिस्चार्जिंग होता है रट्टा मार के रखो, आंसर ही G माइनस आई आर। तो आंसर आएगा 25। 30 minus 5, that is 25. If I ask you what is the terminal potential across 10 volt, what will be answer? It is E plus IR. So the answer will be 10 plus 5. This is 15. दिमाग में जा रहा है क्या तुम्हारे? यस सर। बेटा देखो, अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या सवाल शुरू करने के समय ने करंट की डायरेक्शन बताई थी क्या? नो सर। क्या फिर भी सवाल करने के बाद हम बता सकते हैं कौन सी चार्ज हो रही है, कौन सी डिस्चार्ज? यस सर। ये सीखना है तुम्हें। दिमाग में गया क्या? यस सर। तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहीं भी करंट की डायरेक्शन क्या है, तुम सॉल्व करके पता लगा सकते हो। ये तो था कॉन्सेप्ट ट्रिक। हाईएस्ट वोल्टेज बैटरी डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ करंट। जो सबसे हाई वोल्टेज की बैटरी होगी वो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों में से हाई वोल्टेज की बैटरी कौन है? 30। नीचे वाली. 30 वाली। तो ये डिसाइड करेगी। और हमेशा ध्यान रखना, जो डिसाइडिंग बैटरी होती है उसमें करंट वो हमेशा डिस्चार्ज होती है, ऐसा समझ लो। बस उसके हिसाब से सारी डायरेक्शन बना दो, कभी सवाल में गलती नहीं होगी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में। ये बिना सोल्व किए बताना है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ बेटा, वो लिख लेना, बस मैं कंसेप्ट चेक करना चाहता हूँ। मैं एक दूसरा सर्किट बना रहा हूँ, देखते हैं तुम बता पाते हो कि कौन सी चार्ज हो रही है और कौन सी डिस्चार्ज। मैं कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दूं में डजंट मैटर। ऐसा सर्किट है, दिस 50 वोल्ट, दिस इज 70 वोल्ट। बताओ जरा कौन सी 70 चार्ज वाली कौन सी ऊपर वाली. डिस्चार्जिंग? सर ऊपर वाली डिस्चार्जिंग. तो ये डिस्चार्ज होगी और ये चार्ज। चार्ज. और सर्किट देखो, आपके बार थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश करूंगा, देखिए निकाल पाओगे क्या। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। दिमाग लगाना, डायरेक्ट आंसर मत करना, पहले ही बोल रहा हूं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डायरेक्ट आंसर ना करे। दिस इज सर्किट। क्या हो रहा है दोनों बैटरीज के साथ, सोचना और सर आंसर इसमें करना। बताना क्या है? बस इतना सर बताना पोलैरिटी है, रिवर्स हो गई है। चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, या कौन सी चार्ज कौन सी डिस्चार्ज, ये बताना है। दिमाग लगाओ, मैं कोई डेटा नहीं दे रहा हूं, बिना सोल्व किए दिमाग लगा के बोलो।
यस सर। नोट कर ले उसको। सर 50 वोल्ट वाली डिस्चार्जिंग होगी। और सर ऊपर वाली। और कोई आंसर? चलो लिखते हैं। ऑप्शन ए 70 वोल्ट डिस्चार्ज 50 वोल्ट चार्ज। ऑप्शन बी 70 वोल्ट चार्ज 50 वोल्ट चार्ज। ऑप्शन सी बोथ चार्ज। ऑप्शन डी बोथ डिस्चार्ज। क्या क्या आंसर है? गलत ही बताए, एटलीस्ट किसी आंसर का तो समर्थन करे। जल्दी बताओ जरा। आउट ऑफ 2 है ना, ये ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं लगता। बेटा देखो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा दिया। सर बी। कॉन्सेप्ट तो सर ये डी। है, कॉन्सेप्ट करंट की डायरेक्ट करंट से पता चलता है, फिर करंट बनाओ। ट्रिक लगती है दो के केस में, तो दो का ही पूछा है। क्या ट्रिक सिखाई कि बड़ी बैटरी जो होगी हाईएस्ट वोल्ट वाली इनमें से, वो डिसाइड करेगी करंट की डायरेक्शन। और हमेशा ध्यान रखो जो बड़ी होती है वो हमेशा डिस्चार्ज होती ही होती है। सी हियर, हाईएस्ट वोल्टेज बैटरी डिसाइड करेगी और वो तो डिस्चार्ज ही होगी। और डिस्चार्ज में क्या होगा, जो डिसाइड कर रही है उसकी छोटी साइड से करंट एंटर करेगा, तो मतलब करंट की डायरेक्शन है सर्किट में। तो क्या इसमें भी छोटी साइड से एंटर कर रहा है? यस सर। तो क्या हो रही होगी? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। व्हाट इज द सर डी। आंसर? डी। दिल्ली, डी। है ना? हे भगवान, उड़ गए यस सर। प्राण पर के रूप। सर डी तो बोला था। ऐसे डी बोला था क्या? बहुत बढ़िया बेटा। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, ऐसे धोखा नहीं खाना है। क्या क्वेश्चन देख के समझ आएगा तुम्हें? यस देखो सर। यहाँ कैसे डिसाइड किया, ट्रिक यूज की तो 70 बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग बना दो डायरेक्शन लो, तो साफ दिख रहा है ना। देखो यहाँ तो बड़ी बैटरी तो डिस्चार्ज होगी पता है, छोटी बैटरी को देख लो कि यहाँ पे बड़ी की साइड से एंटर हो रहा है मतलब चार्ज है। इसमें भी देखो बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग बनाओ, छोटी को देख लो, अरे छोटी में तो छोटे से जा रहा है मतलब ये भी डिस्चार्ज हो रही है। अरे जरूरी थोड़ी है दोनों चार्ज ही हो, एक चार्ज एक डिस्चार्ज हो हमेशा। क्या मेरी बात समझिए क्या? यस सर। जा रहा है दिमाग में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस यस सर आ सर। रहा है। देखो बिटू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे 2 बैटरी हो, चाहे 30 बैटरी हो, चाहे 50 बैटरी हो, आप करंट की डायरेक्शन निकाल लो सर्किट में, करंट क्या है सही। कुछ नहीं, जो मन करे मानो नेगेटिव आ गया तो मतलब जो तुमने माना उसकी उल्टी डायरेक्शन है। इसमें यदि 10 बैटरी भी होती तो मैं सब बैटरी पे देख लेता करंट कहाँ एंटर कर रहा है कहाँ छोड़ रहा है। तो यदि छोटे डंडे की तरफ से एंटर कर रहा है मतलब डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, और बड़े से एंटर कर रहा है मतलब चार्ज हो रही है। प्लीज मेक इट क्लियर, दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो जितनी बैटरी होती है, यहाँ 10 होती तो मैं 10 के 10 के लिए बता सकता था कौन सी चार्ज और कौन सी डिस्चार्ज। बट यदि 2 का ही केस है, दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर 2। और मेनली बेटा अपने इससे ज्यादा बहुत कम आता है, और आता है तो फिर यही लगाएंगे हम, बेसिक तरीका। 2 से ज्यादा पूछेगा सर तो। हाँ सर आपने ये कहा कि छोटी साइड से एंटर हो हाँ तो डिस्चार्जिंग कहेंगे। हाँ। जो भी आपने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर से भी तो 50 वोल्ट के अंदर देखो छोटी साइड से एंटर हो रहा है। कौन सी में? यही ना। हम्म। हाँ तो हम डिस्चार्ज ही तो करें, इसलिए तो लिखा बोथ डिस्चार्ज आंसर। अच्छा ओके। इसको इसलिए तो डिस्चार्ज करे बेटा, इसलिए चार्ज नहीं करे इसको। और यहाँ देखो बड़े साइड से जा रहा था तो चार्जिंग कर रहे थे। क्लियर? अरे भैया आ रहा है क्या समझ में? यस सर। ऐसे Yes, डरो sir. मत, बेसिक चीज है बहुत। छोटा बड़ा ही तो देखना है और डायरेक्शन देखनी है बस।
चलो लिख लो इन सबको फटाफट से, जल्दी से लिखो। फिर ये चैप्टर खत्म क्या? चैप्टर खत्म है बेटा, बट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्यों, क्या वो डर लग रहा है? बड़ा चैप्टर है बहुत। नहीं सर। बेटा फिजिक्स में थोड़ा ऐसा ही है, फिजिक्स के शुरू के 8 चैप्टर आपके अराउंड 3 to 4 मंथ ले जाते हैं। सेकेंड बुक के 6 चैप्टर हार्डली 2 मंथ्स भी नहीं लेते, तो थोड़ा सा है ऐसा बात। तो मेन फर्स्ट बुक में टाइम लगेगा, डू नॉट वरी, है ना। पहली बुक अपनी चल रही है, इसी में टाइम लगता है। तो अराउंड ये समझो 2 मंथ्स होने वाले हैं, और क्या हो गए हैं, बट और 2 मंथ अपने को फर्स्ट बुक करने में लगेंगे अराउंड। उसके बाद ही सेकंड बुक तो इतना जल्दी होगी ना, सेकंड बुक के 3 चैप्टर तो काइंड ऑफ तुम्हें ऐसा लगेगा पढ़े हुए हैं। जिसको 11th क्लास का केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से आता है, उन बच्चों को तो ऐसा लगेगा सर पढ़ा हुआ है, ये तो आपने पहले ही पढ़ाया था पिछले साल। 3 चैप्टर, हाँ, नॉट कंप्लीट कंटेंट, बट यू कैन से अराउंड 60% ऑफ द कंटेंट। आपको ऐसा लगेगा कि 60% चीज़ें तो पढ़ी हुई है 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सर कौन से चैप्टर्स? बेटा ये सेकंड बुक के चैप्टर्स आपके 3 चैप्टर आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट नाम से शायद है, और मिलेगा आपको। और एक एटम्स एंड एक न्यूक्लियाई करके हैं, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इस तरह से नाम होते हैं चैप्टर्स के। So in 11th class chemistry atomic structure we have studied around 50 to 60% content of those 3 chapters. सर उसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अरे नहीं, काफी सारी चीजें पढ़ रखी है हमने, बोल इसलिए तो बेटा 60% ही बोला, 50-60%, इसलिए 100 नहीं बोला ना। तीनों चैप्टर का हम कंबाइंड बोल रहा हूँ बेटा मैं ना। तो अराउंड इजीली 50-60% वी हैव ऑलरेडी डन, मतलब जो बच्चे 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर ढंग से पढ़े हैं उनके लिए। तो सेकंड बुक के चैप्टर तो ऐसे खत्म हो गए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और तुम्हें खुद को आएगा भी, वो आसान भी है। सेकंड बुक इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द फर्स्ट बुक। लिख लिया बेटा? यस सर। ये लिख लिया? यस सर। जल्दी लिखो, मैंने रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दी थी, मुझे केवल देख के पहचानना था, दैट्स इट। दो के केस में मैं देख के पहचान सकता हूँ, और करंट वगैरह जो निकालना हो तुम निकाल ही सकते हो। मुझे केवल ये सिखाना था बेटा कैसे देखे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। दैट इज व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड, जो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सर टेस्ट मार्क्स। सॉरी बेटा, आई विल सेंड सून, है ना। Actually, what happened, I got puzzled and very much thanks for reminding me. मुझे दिमाग से ही निकल गया था। 3 से 4 कॉपीज तो मैंने चेक कर दी थी, बट फिर माइंड से स्लिप हो गया, मुझे आज ही याद आया है। सो आई विल चेक एंड सेंड बेटा सून। ये डन है बेटा? यस सर। चलो एक लास्ट एंड फाइनल वेराइटी के क्वेश्चंस बेटा आते हैं, थोड़े टफ होते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट, बट भी कर लेते हैं। देखो समझ आएगा बेटा, तो हर क्वेश्चन ऐसा कर पाओगे, तो ध्यान से सीखना जो सिखाना जा रहा हूं बेटा। द क्वेश्चन इज, हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है बेटा में कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने जा रहा हूं, देखेंगे कैसे आप करें। V इसके करंट की, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है बेटा 2 ओम और 3 ओम, 3 ओम, this is let's say 4 ohm and this is let's say 20 volt।
तो बेटा ये सिचुएशन आपके पास में है ना, और क्वेश्चन है आपसे फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। मतलब सीधा सवाल पूछ रहा है कि इस सर्किट में आपको पूरे रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले मैं सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से सीखना। कोई हिंट है किसी को, कैसे अप्रोच करोगे बताओ जरा। सर आई की वैल्यू तो 50/11 एम्पियर आ गई। हाँ, मतलब इक्विवेलेंट निकाल ली हमने। मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ बेटा, नहीं मैं वैसे आई नहीं, मैं तो पूछ सारे रेजिस्टेंस का जैसे बताना होगा, तो कैसे करेंगे? सर 3 और 3 6 सीरीज के अंदर 6 और 4 का नहीं वो अरे आएगा तो बेटा 12/3। वो तो आ गया, बट आई आ गई मैं मान लिया, बट फिर उसके बाद सब में कैसे निकालेंगे? क्या ईच का? हाँ यही तो है बेटा, अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। सर एक मिनट तो देखिए बेटा, मैं एक बार मैं सिखाता हूँ ना, पहले सीख लो एक बार, है ना बेटा। फॉर सच बड़े सर्किट आ जाते हैं, जैसे सिर्फ सिंपल सेम नहीं दिखता, बड़े से सर्किट दिखते हैं, तो ऐसे सर्किट में आपको जैसे 3-4 का कॉम्बिनेशन है, एंड इफ दे आस्क वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड रिडक्शन एंड बैक ट्रेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे सॉल्व करेंगे समझो। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, इस सर्किट को रिड्यूस करते जाओ जब तक एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी ना बचे, मतलब आपकी बैटरी और रेजिस्टेंस ना बचे सिंगल उसके साथ समझो, मतलब और इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो ना बचे, सर कहने का मतलब है, मतलब इन सबको रिड्यूस कर दो। तो बताओ कैसे रिड्यूस करूं? स्टेप बाय स्टेप करना है। तो हमें ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या? पहले सीरीज। तो इन दोनों के सीरीज स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करना है। तो पहली स्टेप के बाद जो सर्किट रिड्यूस हुआ वो बनेगा ऐसा कुछ, ध्यान से। दिस इज 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? नो सर। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बताओ कौन सा रिड्यूस हो सकता है? 6 और 4 बेटा, सर मतलब 6 बैटरी और सर 4। 20 वोल्ट की थी ना? हाँ सॉरी बैटरी चेंज नहीं होगी, वो गलती से लिख गया। रिड्यूस करो नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप का रिडक्शन सर्किट जो होगा दैट विद दिस 6 और 4 का पैरेलल क्या आएगा? 24/10, सो इट विल बी 2.4। 12/5। हाँ 12/5 है 2.4, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, लेट अस रिड्यूस वन मोर टाइम, इट विल बी 4.4 एंड दिस इज 20। सॉरी ये क्या बना दिया मैंने? बेटा देखो सिंपल है, तुम्हें टफ लगेगा, बाकी बहुत आसान है। अब बेटा सारा रिड्यूस हो गया क्या? इज इट Yes, sir. रिड्यूस्ड? अब क्या करना Yes, है? sir. बैक ट्रेसिंग करनी है, मतलब इससे पीछे चलते जाना है। तो सबसे पहले इसमें करंट निकाल लो बेटा। तो करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ, तो आप तुरंत निकाल सकते हो 20/4.4। दिस इंप्लाइज 200/44। तो किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा, 4 से कटा तो 50/11 एम्पियर। तो करंट मिल गया हमें। इसको बेटा रिडक्शन का मतलब बैक ट्रेस करो यहाँ। तो जितना करंट बेटा बैटरी से निकला वो यहाँ भी होगा, क्योंकि ये तो सीरीज का ही कॉम्बिनेशन था और सीरीज में करंट सेम होता है। सो दिस इज 50/11। अब बेटा बैक ट्रेस में चेक करो, इस दो को देखो यहाँ पे, अब एक एक को देखो रेजिस्टेंस को, क्या ये दो मेरे ओरिजिनल सर्किट का पार्ट था? तो मतलब इसका करंट मिल गया हमें। This 2 was the part of original circuit. We got the current in 2 ampere because in series the current remains same. तो पहले का आंसर मिल गया 4 2 ohm. For 2 ohm, the current is 20/50/11. How to find potential drop across 2 ohm? क्या V equal to IR? Yes, visible sir. to IR.
तो 50/11 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 100/11। कोई दिक्कत? नो सर। तो 2 ओम का काम। अगले वाले पे चलो 2.4। तुम 2.4 पे गए, तुम्हें पता चला कि यार 2.4 तो, अब वापस पीछे देखो, पीछे देख के तुम्हें पता चला 2.4 तो इन दो का कॉम्बिनेशन है। क्या ये कॉम्बिनेशन किस तरह का है? पैरेलल। पैरेलल क्या सेम होता है पैरेलल में? वोल्टेज पोटेंशियल। V। तो वो पोटेंशियल कितना होगा जो इस 2.4 के अक्रॉस होगा? सो लेट्स फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस 2.4। तो बेटा पोटेंशियल अक्रॉस 2.4 ओम हो जाएगा 50/11 मल्टीप्लाई बाई 2.4। कितना आएगा? सॉल्व करो देखें। 96/11 ना ना 120/11। आई होप सही कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। हाँ, तो 120/11। 120/11। तो ये किससे बना हुआ है पता चल गया। तो बताओ इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया क्या? 6 और 4 के अक्रॉस। यस सर। क्योंकि ये वाला इसका ही तो है और पैरेलल में तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। सो वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम एंड 4 ओम। तो अब पहले 4 ओम को देखो। तो बेटा V अक्रॉस 4 ओम कितना हो गया? 120/11। तो करंट अक्रॉस 4 ओम कितना हो सर गया? V अपॉन R करके निकाल लें। करंट अक्रॉस 4 ओम हो गया 120/11 अपॉन 4। तो 120 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 30/11 एम्पियर। तो 4 ओम को निकाल लिया। 4 ओम को देखो क्या इस सर्किट का पार्ट है? हाँ, 4 ओम प्रीवियस सर्किट का पार्ट था, मतलब ये आंसर चाहिए था। दिस इज द आंसर। अब 6 ओम को निकालो बेटा। 6 ओम को तुमने देखा तो पीछे सर्किट से कंपेयर किया, अरे 6 ओम तो इसका पार्ट था, बट ये 6 ओम किसी का कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? ऐसे एरो नहीं लगाने, ये मन में सोचना है। क्या सेम होता है सीरीज में? करंट तो 6 ओम के अक्रॉस क्या निकाल ले? करंट निकाल ले। करंट। तो वही करंट यहाँ होगा। तो व्हाट इज करंट अक्रॉस 6 ओम? 20/11। तो ये हो जाएगा बेटा 120/11 अपॉन 6, तो 20/11। तो यहां से पता चल गया इन दोनों के अक्रॉस करंट बेटा। तो आई अक्रॉस 3 ओम भी कितना हो गया? ये दोनों ही सेम है, तो वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस 20/11 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा? 60/11। तो दोनों का आंसर सेम होगा ये। लकीली दोनों का सेम है, डिफरेंट होता तो डिफरेंट होता, मतलब डिफरेंट वैल्यू होती रेजिस्टेंस की। तो क्या मेरी बात को समझे क्या? यस सर। Please notice such questions can be very tough, but we will have to follow this technique. Believe me, टफ से टफ क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता यदि स्टेप बाय स्टेप तरीके से करोगे तो। आया क्या समझ में? सर वो V 2.4 होना चाहिए या फिर V 4 ओम होना चाहिए? कहाँ पे बेटा? सर जहाँ पर आपने राइट टिक कर रखा है। बेटा पहले 2.4 निकालेंगे ना। ये 2.4 इस कॉम्बिनेशन के लिए होगा, पूरे के लिए। हाँ, तो ये 4 ही तो लिखा है यहाँ पे। अरे बेटा इस सर्किट से किसका निकलेगा? 2.4 का निकला ना। ओके सर। फिर हमने बेटा क्या चेक किया? देखो बैक ट्रेस, इसी को तो बैक ट्रेस बोलते हैं। तुमने चेक किया अरे किससे बना था? अरे ये तो कॉम्बिनेशन से बना था। अरे ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल पे तो पोटेंशियल सेम होता है। कितना होता है? जो इसके अक्रॉस होगा, निकाल लिया हमने। तो इसके अक्रॉस भी सेम हो गया, देखो दोनों के अक्रॉस, तो इनका करंट निकल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अरे आया क्या कुछ? यस सर। जा रहा है दिमाग में? A little bit सर it is, but समझ आना चाहिए ये। बोलो। V 4 ओम तो फिर 120/11 के 200/11 होना चाहिए ना। किस पे? V 4 पे वोल्ट 4 ओम के वोल्ट उस पे इस पे जहाँ पर आपने टिक। हाँ, क्यों होना चाहिए? 200/11। क्यों? तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होना चाहिए 200/11? 50/11 into 4। क्या? 50/11 into 4। 50/11 कहाँ पे है बेटा? 50/11 I की वैल्यू। आई की वैल्यू यहाँ पे 50/11 है। किसने कहा यहाँ 50/11 है? यहाँ तो इतनी है, देखो इसमें तो कितनी है? तो फिर आपने 4 ओम पे करंट कितना 50/11। है? 4 ओम पे तो 30/11 करंट है।
4 ओम का करंट 50/11 कहाँ से हुआ? तो ये आपने 120/11 कैसे निकाला? यहाँ से ना, ये के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? 120/11। और पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में बेटा पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो जितना इसको देखना, ये किससे बना है? ये इन दोनों से बना है। ये दोनों कैसे है पैरेलल में? तो इसमें और इसमें क्या समानता? इन दोनों में पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका जो पोटेंशियल वही इसका, इनका दोनों का पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल मिल गया तो फिर करंट निकाल लेंगे। अरे डायरेक्ट होता तो बेटा दिक्कत ही क्या थी? करंट निकला। V6 का भी यही होगा ना? किसका? हाँ, V6 का भी पोटेंशियल तो वही है। सर, 6 का, हाँ बिल्कुल 6 का पोटेंशियल यही होगा, बट करंट 6 की आएगी 20/11। 6 की करंट कितनी आएगी? 20/11। हे भगवान, ये क्या हो गया? यस सर। अरे डरो मत बेटे, टफ नहीं है, पूछो मुझे कुछ नहीं आ रहा तो। दिस इज ए प्रोसीजरल प्रॉब्लम। सर जो V4 निकाला है आपने, हाँ। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करा है? किसको? यहाँ पर आपने I की वैल्यू क्या ली है? कहाँ पे? कुछ नहीं ली मैंने। V4 यहाँ से लॉजिकल निकाला ना, यहाँ है आई तो 50/11 इस सर्किट में करंट है, तो ये करंट तो यहाँ से जा रहा था, यहाँ तो टूटेगा ना। अरे बेटा ये 50/11 यहाँ आ रहा है, क्या ये पैरेलल में टूटेगा नहीं? दो ब्रांच में ये सब टूटेगा। 50/11 ही थोड़ी रहेगा। तो हमने निकाला ना कितना आएगा, देख 30/11 जाएगा इधर। और वो कैसे निकाला? पैरेलल के लॉजिक से, क्योंकि ये पैरेलल से बना हुआ है। तो पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल में, ना कि करंट। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जितना करंट आया वो इधर सेम होगा दोनों में, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा इसका। तो जितना पोटेंशियल यहाँ आया वो इनका पता चल गया मुझे। अब करंट मैंने अलग तरीके से निकाला फिर। सर एक बार वापस पेज पर समझा दो। क्या हुआ? समझा दो क्या वापस? न्यू शीट पर कर दो सर ये वाला क्वेश्चन वापस से। देखो, एक छोटा सा सवाल करते हैं, लेट्स लीव इट, ताकि समझ में आए तुम लोगों को। वैल्यूज में सेम ले लेता हूं, 6 और 4, 6 ohm 4 ohm। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, कि इसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है। लेट्स लीव दिस। मैं तो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ बेटा, तो ये समझ आ जाएगा करती है। और ये 4 ohm है। आई एम आस्किंग, इसमें करंट जा रहा है 50/11। टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट दीज। बताओ जरा। I across 6 ohm and V across 6 ohm and I across 4 ohm and V across 4 ohm। कैसे करेगा बता? सर इनका V तो दोनों का सेम आएगा। नहीं, इस सवाल को कई बार करके बताओ, आंसर दो। ये पहली क्लास में दूसरी क्लास में सीखा था हमने फिजिक्स की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस वी लर्न इन द फर्स्ट और सेकंड क्लास ऑफ फिजिक्स। बेटा सब बच्चे ट्राई करे, देखे कैसे करोगे। हमने पहली या दूसरी क्लास में सीखी थी ऐसी प्रॉब्लम, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तब। कम से कम ये तो कर लो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। व्हाट इज द आंसर? सर पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा। कितना होगा? वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। 300/11। कितना? 120/11। अरे भगवान, क्या कर रहे हैं बेटा? पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं इतना बेग जा नहीं सकता, क्योंकि अराउंड 60-70 स्लाइड्स है। मैं तुम्हें 120/11। सेम क्वेश्चन करवाया, डेटा अलग के साथ, एग्जैक्ट सेम। क्या सिखाया था, कैसे करते हैं? क्या इसका इक्विवेलेंट निकाल ले? यस सर। कितने इक्विवेलेंट था? 2.4। तो इसका
करंट आया 2.4 और तुम्हें पता है इसमें करंट जा रहा है कितना 50/11, तो क्या बेट पोटेंशियल मिल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। V हो जाएगा 2.4 इंटू 50/11, तो पोटेंशियल से इसकी वैल्यू आ गई 120/11. 120/11। तो फिर तुम्हें सिखाया था 120/11। सर यही तो बोला था। हाँ, इस क्वेश्चन का नया बन गया। क्या नया बन गया कि एक बैटरी मान लो लगी हुई है 120/11 की। आई होप तुम्हें रिमेम्बर होगा, ये सिखाया गया था यस Yes, सर। sir. कि मान लो एक बैटरी लगी हुई है 120/11 की। बस अब निकाल लो करंट कितना जा रहा है। इसमें करंट कितना जाएगा 120/11/6, इसमें करंट कितना जाएगा 120/11/4। यही सेम चीज बेटा यहाँ की है। अब यहाँ पे हर जगह बैटरियां नहीं बनाएंगे अलग अलग। हमने क्या, मुझे इसका निकालना था और मुझे करंट पता है इसमें कितना जा रहा है। देख यहाँ कितना करंट जा रहा है 50/11, बट ये 2.4 किसी से मिलके बनाया है, इसी को बैकट्रेस कहते हैं। किससे मिलके बनाया? इस पैरेलल से। तो इस पैरेलल में मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसा समझिए सर्किट ऐसा है 50/11 जा रहा है, तो वो 2.4 तो हमें पता ही था ना, तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया। अब समझ लिया यहाँ बैटरी लगी हुई है 120/11 की। अब बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. बेटा कुछ नहीं है, क्वेश्चन किया तुमने ही किया था शायद, तू भी क्लास में था, तू भी जल्दी जल्दी आंसर बता रहा था, नहीं किया था? सर मैं शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में आया नहीं था। नहीं, इसमें था क्लास में, हमने पूरा डिस्कशन किया था ये। तो 2.4 से यहाँ से यही चीज बेटा फिर यहाँ की देख, सीरीज का था, तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो हमने करंट निकाल के फाइंड आउट किया। कुछ नहीं है, हमें इसको देखना है बिटू, इसको देख के पीछे चलते चलो। किसका है? पैरेलल का है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है खुद से पूछो, पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल निकाल लो। अब इस 2.4 को भूल जाओ, सोचो इसके अक्रॉस, मन ही मन सोचो इसके अक्रॉस बैटरी लगी हुई है 120/11 की, तो इसका पोटेंशियल पता चल गया कि अब करंट निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में? अब क्लियर है क्या? Yes, sir. P upon all, Yes, sir. sir. हाँ, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन जिन्हें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये बेटा छोटा सा टॉपिक चैप्टर में बचता है, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, दैट वी विल फिनिश इट ऑफ। वैसे 12th में उससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट वी विल डू दिस। तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के, एक थोड़ा आसान, एक थोड़ा टफ। वोल्ट 6 3 3 क्वेश्चन सेम है, ठीक है। पहला पार्ट वही जो पुराना क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट क्वेश्चन सेम है। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ऑल रजिस्टर, करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। करना पक्का होगा, ढंग से करोगे तो, सोच के करोगे 100% होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस प्रॉब्लम की लेंथ बढ़ सकती है, डरना मत। एक काम करो, यहाँ से रेजिस्टेंस को कम ही कर लो, फालतू डर जाओगे, है ना। 4 को ही करो वैसे, ठीक है। सो दिस इज, लेट्स से 3 3 6, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ आ गए दोनों? यस सर। हाँ, तो अब तुम्हें निकालना है, जरा कैसे करोगे देखते हैं। सो वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड वी विल फिनिश ऑफ द स्मॉल टॉपिक दैट इज रिमेनिंग, देन वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर बेटा। ऑल राइट, यस सर। तो ये क्वेश्चंस लिख लो और जरूर ट्राई करना, चाहे जैसे आए, गलत आए, सही आए, जस्ट ट्राई इट डाउन। कोशिश जरूर करें, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 बार समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट करना जरूर है हमें। डन? थैंक यू सर। Yes, ऑल sir. राइट Thank बेटा, you, sir. थैंक यू।